हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो फ्रेंड्स, कल जो था ऋग्वेदिक काल ख़त्म हो चुका है पूरा। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो ठीक है, देख रहे हैं जैसा कि हम मैप के थ्रू बताने का प्रयास किए हुए हैं कि आर्य जब सप्त सिंधल प्रदेश में थे तो इनको जो था कृषि वगैरह का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेदिक आर्य जो थे पशुपालन करते थे। और आर्य जैसे ही ये आर्य पूरब की ओर बढ़े, और जब आर्य पूरब की ओर बढ़ रहे हैं तो गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में आए तो इसका जो मुकाबला अनार्यों से हुआ और इससे उसको बहुत सारा जानकारी मिला। और पूरब की ओर बढ़ने के क्रम में उसको लोहे का भी विकास हुआ। और लोहे के विकास होने के कारण कृषि में इसका व्यापक प्रयोग किया गया, जिस कारण कृषि का जो था अधिक आधुनिकीकरण हुआ और काफ़ी विकास हुआ कृषि का। और धीरे धीरे आर्य व्यवस्थित होने लगे, अब रह के कृषि करने लगे। तो यही चीज़ है। और हम लोग नीचे देख रहे हैं वैदिक आर्य धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़े, और पूरब की ओर बढ़ने के क्रम में इसी समय आर्य को लोहे का ज्ञान हुआ, और लोहे के विकास से आर्य को कृषि में ज्ञान बढ़ता गया। जैसा कि फिगर से देख रहे हैं, आर्य पूरब की तरफ बढ़े और गंगा के पश्चिमी किनारे आने पे इसका अनार्यों से भी मुकाबला हुआ। और इधर बढ़ने के क्रम में ही इनको लोहे के बारे में जानकारी मिला और लोहे का आविष्कार हुआ, जिस कारण कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान बढ़ा इनका। इस काल में 3 साहित्य की रचना हुई है। ब्राह्मण साहित्य है, आरण्यक साहित्य है, उपनिषद साहित्य है। इन्हीं साहित्य से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, इस काल में 3 साहित्य है, एक ब्राह्मण साहित्य है, एक आरण्यक साहित्य है, एक उपनिषद साहित्य है। और इन साहित्य से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत केवल साहित्य ही नहीं, खुदाई भी है। फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल का जानकारी का स्रोत सिर्फ साहित्य पे ही हम लोग नहीं मान के चलेंगे, खुद उत्खनन से भी बहुत चीज़ प्राप्त हुआ है, जिससे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। आर्य सप्त सिंधल प्रदेश को छोड़ के गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आ गया, जिसका नाम उसने ब्रह्मर्षि देश रखा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम फिगर से दिखाए हैं कि आर्य ये जो सप्त सिंधल प्रदेश है, ये मतलब 7 नदियों का क्षेत्र, इधर से आर्य यानी पंजाब की तरफ से आर्य बढ़ते ये गंगा है और ये यमुना है, इन दोनों के बीच में आ गया। और इन दोनों के बीच का क्षेत्र का नाम ब्रह्मर्षि देश रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश पर अधिकार करने के बाद आर्य विंध्य पर्वत के सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसका नाम उसने मध्य देश रखा। और उसका नीचे का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये विंध्य पर्वत का क्षेत्र है। और इधर अधिकार करने के बाद आर्य जो है विंध्य प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया, और जिसका नाम उसने मध्य देश रखा। बाद में आर्य अंग और मगध पर भी अधिकार कर लिया, और संपूर्ण उत्तर भारत का आर्य पर अधिकार हो गया, जिसको आर्यावर्त कहते हैं। और उसके बाद आर्य जो है अंग और मगध पर भी अधिकार कर लिया, और संपूर्ण उत्तर भारत का आर्य पर अधिकार हो गया। जिस कारण संपूर्ण उत्तर भारत पर आर्य का अधिकार हो गया, और इसको आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्त इसी के नाम पे पड़ा। फ्रेंड्स, अब हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता कृषि में लोहे का विकास था। जैसा कि हम लोग फिगर से भी देखे थे कि इसमें जो कृषि की सबसे बड़ी विशेषता थी, लोहे का विकास था। और अथर्ववेद में लोहे को कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क कहा जाता है।
फ्रेंड्स, लोहे का पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंजी खेड़ा से मिला है। इससे पहले भी हम लोग देखे हैं कि लोहे का जो प्रथम प्रयोग है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंजी खेड़ा गांव से मिला है, जो कि 1000 BC का है, यानी 1000 ईसा पूर्व का है। और दूसरा फ्रेंड, अगर ऐसा करके एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरा प्रमाण कहाँ से मिला, तो हम लोग हस्तिनापुर टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, एटा जिला या अतरंजी खेड़ा में से कोई दोनों, और एक हस्तिनापुर भी दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे उसके बाद तब अतिरंजी खेड़ा को ही टिक करेंगे, या एटा जिला दिया रहेगा तो एटा को टिक करेंगे। अगर दोनों में से कोई, अगर अतिरंजी खेड़ा नहीं दिया हुआ है, हस्तिनापुर दिया हुआ है, तो हस्तिनापुर करेंगे, क्योंकि पहला प्रमाण अतिरंजी खेड़ा से मिला है और दूसरा प्रमाण जो है वो हस्तिनापुर से मिला है। जब आर्य पशुपालन से निकलकर कृषि की ओर बढ़े तो वे एक जगह टिक कर खेती करने लगे, और पशुपालन से जब कृषि की ओर गए तो एक जगह वो लोग टिक कर, एक जगह व्यवस्थित होकर वो लोग खेती भी करने लगे। उत्तर भारत में 2 प्रकार के मृदभांड मिले हैं फ्रेंड्स, एक चित्रित धूसर मृदभांड है, एक उत्तरकालीन पोलिशदार मृदभांड है। उत्तर भारत में 2 प्रकार के मृदभांड हैं, चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरकाल पोलिशदार मृदभांड। फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में चावल, गेहूं, उड़द, मूंग कई अनाजों का प्रमाण मिला है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि वैदिक काल में सिर्फ जौ का ही हमको प्रमाण मिला था, जौ का और गेहूं का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में फ्रेंड्स हम लोग गेहूं, उड़द, मूंग कई अनाजों का प्रमाण मिला है। इसमें करीस को गोबर का खाद कहते थे फ्रेंड्स, और सिर मीन्स होता था हल का प्रयोग। राजनीतिक जीवन के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं। इस काल में भूमि का महत्व बढ़ने के कारण राजा के कर्तव्यों और अधिकार में वृद्धि हुई। फ्रेंड्स, स्वाभाविक बात है कि इस काल में जो था कृषि का विकास हो गया, कृषि करने लगे, जिस कारण भूमि का महत्व बढ़ गया, और भूमि का महत्व बढ़ने के कारण राजा के कर्तव्य और अधिकार में भी वृद्धि हो गई। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि छोटे छोटे जन, हम लोग जानते थे कि ऋग्वेदिक काल में कबीले जो होता था, एक कबीले का मुखिया जो होता था राजा कहा जाता था। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि छोटे छोटे जन यानी कबीले आपस में मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए। राजा धीरे धीरे सर्वशक्तिशाली हो गए। राजा की इसी शक्ति को दर्शाने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण में राजा और राज की संकल्पना का वर्णन किया गया है। छोटे छोटे कबीले मिलके जनपद का निर्माण किए, राजा धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए। राजा की इसी शक्ति को दर्शाने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है राज और राजा की संकल्पना का वर्णन मिलता है, और पांच राज्यों के राजा का भी इस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन मिलता है। उत्तर दिशा में राजा को भोज कहा जाता था, उत्तर दिशा में राज करने वाले राजा को भोज कहा जाता था। दक्षिण दिशा में राज करने वाले राजा को विराट कहा जाता था। पूर्व दिशा में राज करने वाले राजा को सम्राट कहा जाता था। पश्चिम दिशा में राज करने वाले राजा को स्वराट कहा जाता था, और मध्य देश में राज करने वाले राजा को राजा ही कहा जाता था। एक बार फ्रेंड्स हम लोग फिर से देख रहे हैं। उत्तर दिशा के राजा को राज करने वाले को भोज कहा जाता था। दक्षिण दिशा में राज करने वाले राजा को विराट कहा जाता था। पूर्व दिशा में राज करने वाले राजा को सम्राट कहा जाता था। पश्चिम दिशा में राज करने वाले राजा को स्वराट कहा जाता था, और मध्य देश में राज करने वाले राजा को राजा ही कहा जाता। जो इन 5 क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता फ्रेंड्स, उसको एकराट कहा जाता था। जो इन 5 क्षेत्र पर अधिकार कर लेता था उसको एकराट कहा जाता था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा होता था, और राज के उच्च अधिकारों को रत्नी कहा जाता था। फ्रेंड्स, राजा का जो राज्याभिषेक होता था राजसूय यज्ञ से होता था, और राजा के जो उच्च अधिकारी होते थे उसको रत्नी कहा जाता था। 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है उत्तर वैदिक काल में फ्रेंड्स। 12 प्रकार के रत्नी का भी उल्लेख है। राजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार के यज्ञ करते थे फ्रेंड्स। राजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार के यज्ञ करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। फ्रेंड्स, इस काल में कर्मकांड बढ़ने के कारण पशुओं की बलि दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट पार्ट यहीं तक है। अगले पार्ट में हम लोग इसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन तो देख लिए हैं। सामाजिक जीवन और जो भी चीज़ बचा हुआ है वो लोग हम देखेंगे।
तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।